हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप जो मैंने पिछला क्लास कराया था आप लोग उसका अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आसियान। उसके बारे में हम लोग जितने भी कंट्री थे उसकी जो लोकेलिटी थी, अर्थात कौन सा देश कहाँ है, इसकी राजधानी क्या है, उसके बारे में हम चर्चा पिछले क्लास में कर चुके हैं। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो पहले पिछले वाले क्लास को देख लें, उसके बाद इस पर आएँ तो बेहतर समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग पहले ही 5 के ग्रुप में पढ़ चुके हैं। हमारा 5 ग्रुप था म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम का, और जो 5 ग्रुप था वो मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तिमोर लिस्ट, सिंगापुर, ब्रुनेई। ठीक, 5 ग्रुप को करके पढ़ चुके हैं। एक एक्स्ट्रा कंट्री जो नया जुड़ा है वो है तिमोर लिस्ट, उसको भी हम लोग देख चुके हैं। आइए अब आगे चलते हैं और आज भी 5 के ग्रुप में पढ़ेंगे, कुछ अधिक जानकारी लेंगे जो हमारी 5 कंट्री है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम के बारे में। और सेम एक और वीडियो आएगा उसमें हम लोग इंडोनेशिया और फिलीपींस जो 5 कंट्री इसमें उसकी बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो वाटर बॉडी है उनकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि और एक ही बार में मैं टोटल चीज़ आपको बता दूंगा तो ना तो आपको समझ में आएगा और ना ही याद हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिस्टमेटिकली ढंग से एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी वाटर बॉडीज हैं जितने भी कंट्री की, पूरे जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, सबका एक ही बार में हम लोग देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी क्लास स्टार्ट करते हैं और हम पढ़े आसियान के बारे में। जो टॉपिक बाकी था उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़ा बहुत। एक मिनट। देखिए फ्रेंड्स, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, अर्थात दक्षिण पूर्व देशों का एक समूह। ठीक है, इसकी स्थापना मैं बता चुका हूं कि इसकी स्थापना 8 अगस्त 1966 को हुई है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, अब तो ये चेंज होने वाली है। जो इंडोनेशिया की नई राजधानी है वो कहाँ होगी? नुसंतरा में होगी, बोर्नियो द्वीप पर। इस पर 3 देश आते हैं बोर्नियो द्वीप पर। मलेशिया आता है, ब्रुनेई आता है और इंडोनेशिया आता है। तो चूंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है दक्षिण एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में, और क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे अधिक आबादी घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? तो इनसा कौन सा होगा? जावा द्वीप। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है और हमेशा कभी कभी पानी उनी जो बाढ़ आता है उस टाइम में जो ये राजधानी है जकार्ता डूब जाती है। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए इंडोनेशिया ने फैसला लिया है कि हम अपनी राजधानी कहाँ रखेंगे? बोर्नियो द्वीप पर, नुवार संतरा। ये जो बोर्नियो द्वीप है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना चीज़ याद रखिएगा, ये तो मैं बताऊंगा आगे। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसके हम जानते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया आप लोगों को कि जो आसियान का मुख्यालय है कहाँ है? जकार्ता में है। ठीक है, आगे देखते हैं। हम पढ़ेंगे आज म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, पहला बात करते हैं म्यांमार के बारे में। जो म्यांमार है ये भारत से 1935 अधिनियम के तहत अलग हुआ। ठीक है, उस समय भारत पर ब्रिटिश का कब्जा था और उसके बाद जब अलग हुआ बर्मा, म्यांमार उस टाइम उसका नाम बर्मा था 1935 में। उसके बाद 1948 तक या 47 तक कहिए, कहाँ था, किसका कब्जा था? ब्रिटिश का कब्जा था म्यांमार पर। ठीक है, जो म्यांमार है 1948 में किससे आज़ाद हुआ? ब्रिटिश से आज़ाद हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो उसका इतिहास है। इतिहास में बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग मैप पढ़ रहे हैं तो वहीं तक देखेंगे। हाँ फ्रेंड्स, एक और चीज़, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक पेन और कॉपी ले लीजिए। इससे क्या होगा कि मैं जो भी बताऊंगा आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा। भारत और म्यांमार के बीच में आराकाम पर्वत है। आराकाम योमो पर्वत श्रेणी है जो कि एक हिमालय की ही पर्वत श्रेणी है। ठीक है, भारत के लगभग 4 राज्य स्टेट कौन कौन? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम।
ठीक है फ्रेंड्स। 4 जो स्टेट हैं वो किससे टच होते हैं, तो अराकान पर्वत या म्यांमार की सीमा से टच होते हैं। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। जो हमारा पूर्वी भारत है उसमें लगभग कितने आते हैं, 7 राज्य आते हैं। उसमें से जो 4 राज्य हैं वो किससे टच होते हैं, तो बर्मा से टच होते हैं, ठीक है, बर्मा या म्यांमार से, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा चर्चा में सुना होगा रोहिणियों के बारे में, ठीक है। रोहिणी टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ से एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट भारत द्वारा किया जा रहा है, तो उसको जान लेना अति आवश्यक है हम लोगों के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये प्रदेश देख रहे होंगे आप यहाँ पर, ये रखाइन प्रदेश है, ठीक है फ्रेंड्स। कौन सा प्रदेश है, रखाइन प्रदेश। इसकी राजधानी है सितवे। इसकी राजधानी कहाँ है, सितवे इसकी राजधानी है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो भारत सरकार है वो सितवे पर एक बंदरगाह डेवलप कर रहा है, जिससे कि जो हमारे पूर्वी भारत का जो प्रदेश है उससे कनेक्टिविटी अच्छी हो सके, ठीक है। तो रखाइन प्रदेश में बहुत सारे रोहिंग्या मुस्लिम रहते हैं, अभी भी रहते हैं। जब तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया उस टाइम उन्होंने जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति है, बामियान की मूर्ति, बहुत ऊंची मूर्ति है, उसको पहाड़ में ही काट कर बनाया गया है, काफ़ी सुंदर एक ऐतिहासिक चीज़ है वो, ठीक है फ्रेंड्स। तो तालिबानियों द्वारा उस पर क्या किया गया, बम अटैक किया गया, जिससे मूर्ति टूट गई, ठीक। तो जो हमारा म्यांमार है यहाँ पर बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले म्यांमार में बहुत लोग हैं। इसे स्वर्ण पैगोडा कहा जाता है। म्यांमार के जो म्यांमार देश है इसको स्वर्ण पैगोडा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बौद्धिस्ट हैं, बुद्ध धर्म को मानने वाले देश हैं। जब बुद्ध की मूर्ति टूटी तो इन्होंने जो ये रोहिंग्या मुसलमान हैं इनको यहाँ से मतलब विवाद हो गया, इनको मारकर भगाने लगे, जिसकी वजह से रोहिंग्या मुसलमान जो थे लगभग 50 से 60 हज़ार के आसपास की आबादी जो रोहिंग्या मुसलमान थे क्या किए, यहाँ से पलायन कर लिए। और पलायन करके कहाँ गए, तो कुछ मुसलमान तो बांग्लादेश में, चूंकि बांग्लादेश की सीमा म्यांमार से लगती है, तो कुछ जो रोहिंग्या मुस्लिम आबादी थी कहाँ चली गई, म्यांमार में, बांग्लादेश में चली गई। और बहुत सारे मुस्लिम जो आबादी हैं वो यहाँ से मिजोरम, म्यांमार, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जो कि हमारी पूर्वी भारत है वहाँ पर चले गए। आप लोग हमेशा रोहिंग्या जो मुस्लिम हैं उनके बारे में चर्चा सुनते होंगे, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि शरणार्थी है भारत में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब हम बात करते हैं सितवे बंदरगाह के बारे में। जो सितवे बंदरगाह है यहाँ पर एक प्रोजेक्ट साइन किया गया है, 2018 में साइन किया गया, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो हमारी पूर्वी भारत है उससे इसकी कनेक्टिविटी अच्छा हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। कनेक्टिविटी अच्छा करने के लिए क्या किया गया है, इसका विकास किया गया है, ठीक है। यह 3 नदियों का संगम है। जो सितवे बंदरगाह है वहाँ पर 3 नदी आती है, कौन कौन, एक कालादान, एक मोयू और एक लेमयू, 3 नदियाँ वहाँ पर आती हैं। और जो कालादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट परियोजना है वो कहाँ से जा रहा है, सितवे बंदरगाह से होकर कहाँ तक जाता है, हमारा जो पूर्वी भारत है वहाँ तक जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम कलकत्ता से शिप के माध्यम से यहाँ आएंगे और यहाँ से जो कालादान नदी है वो मिजोरम तक जाती है, उससे हम लोग मिजोरम से कुछ इधर ही रहती है तो मिजोरम तक शिप से जाएंगे और वहाँ से एक रोड का निर्माण किया जा रहा है जिसको ट्रायंगल कुछ करके बोला गया है। ये मिजोरम से म्यांमार होकर थाईलैंड तक आई है, ठीक है। ये 3 देशों में रोड बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। चूँकि हुआ क्या कि 2021 में जब वहाँ की सरकार बनी, बहुत बड़ी बहुमत से लियोंग सुकी की सरकार बनी थी, लेकिन वहाँ के जो सेना थी उसने क्या कर दिया, तख्ता पलट कर दिया 2021 में, जिससे जो भारत सरकार ने यहाँ पर पैसा लगाया था काफ़ी ज़्यादा उसको नुकसान हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी फिलहाल स्थिति ठीक है। अभी हाल ही में जो वहाँ की चीफ थे सेना के, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर चुनाव करवाएंगे। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, चुनाव तो चाइना में भी होता है और चुनाव रशिया में भी होता है, फिर भी वहाँ की सरकारें नहीं बदलती, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री नहीं बदलते हैं, सेम वही रहते हैं जो कि पहले थे। तो
जो हमारे पड़ोसी देश है उनका लोकतांत्रिक होना बहुत आवश्यक है हमारे विकास के लिए और उनके विकास के लिए, ठीक है। तो अभी हाल ही में अनाउंस किया वहाँ के चीफ ने कि हम चुनाव करवाएंगे, देखिए कैसे चुनाव होता है। फिलहाल हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो ये सितवे बंदरगाह के बारे में आप जान गए क्यों इम्पोर्टेंट है। कलकत्ता से यहाँ आने में लगभग 960 किलोमीटर की दूरी है, जबकि और कलकत्ता से हम बाई रोड जाएं अपने पूर्वी भारत में तो 1800 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करना पड़ता है, 1800 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो दूरी है साफा आधी हो गई, एकदम आधा हो गया दूरी, ठीक है। तो इसलिए कनेक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है हमारा सितवे बंदरगाह का बनना और उसका विकास होना, ठीक है। और जानते हैं 2-3 टॉपिक म्यांमार में कौन कौन सा है। म्यांमार देखिए फ्रेंड्स, ये आप मांडले देख रहे होंगे, मांडले। आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मांडले जेल के बारे में बहुत ज़्यादा सुनेंगे। मांडले जेल जब हमारे यहाँ आंदोलन होता था तो जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे कि विद्रोह को उठाकर मांडले जेल में डाल देते थे। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस को भी रखा गया है एक बार, ठीक है। तो उठाकर डाल देते थे ताकि विद्रोह को दबाया जा सके, ठीक है। तो ये मांडले जेल है, आप याद रखिएगा। उसके बाद कौन सा टॉपिक आता है, हाँ रंगून। रंगून के बारे में आप सुने होंगे, जो बहादुर शाह जफर था, बहादुर शाह द्वितीय, उसको जफर भी कहा जाता है, उसको यहीं पर रखा गया था। 1857 की क्रांति के बाद उसको यहाँ भेज दिया गया था रंगून में। इसको पहले यांगून कहते थे, लेकिन बाद में इसका नाम 2005 के आसपास रंगून कर दिया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था म्यांमार के बारे में। जो म्यांमार है इसकी एक परत यहाँ तक आती है, मलाया द्वीप तक, ठीक है। इसको मलाया द्वीप कहते हैं, यहाँ तक आती है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर 2 नदियाँ बहती हैं, 2 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जिनका नाम है साल्विन, इरावदी और साल्विन। ये इरावदी है और ये है साल्विन, ठीक है। 2 नदियाँ बहती हैं, इरावदी और साल्विन। जो इसके बीच का क्षेत्र है उसको शान का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं, शान का पठार। यह चावल उत्पादन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ पर बहुत मात्रा में चावल का उत्पादन होता है। एक्चुअली पूरे कंट्री में, इधर की जितने भी कंट्री है ना, यहाँ सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। जो थाईलैंड है इसको दक्षिण एशिया का चावल का कटोरा कहा जाता है। थाईलैंड को दक्षिण एशिया का चावल का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक है, आप लोग याद रखिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा, इससे फ्यूचर में परेशानी नहीं होगी याद करने में, ठीक है फ्रेंड। तो हम लोग म्यांमार के बारे में काफ़ी कुछ जान लिए। इसका सीमा चीन से भी लगता है, इसका सीमा थाईलैंड और लाओस से भी लगता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। और बाकी ये, हाँ एक और टॉपिक छूट के देखिए, यहाँ पर देखिए फ्रेंड 2 बंदरगाह, 2 द्वीप हैं। कौन कौन, एक है कोको द्वीप जो कि पहले भारत का था। कोको द्वीप जो था भारत का था, लेकिन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने क्या किया, इसको बर्मा को दे दिया, जो कि अभी बर्मा के अंडर आता है, लेकिन इस पर चाइना ने अपना कब्जा कर रखा है, ठीक है। चलते हैं अगला कंट्री में। अगला जो कंट्री हमारा वो है थाईलैंड, ठीक है फ्रेंड्स। थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। आप लोग देख रहे होंगे ये थाईलैंड, इसको क्या कहते हैं, सफेद हाथियों की भूमि। यहाँ पर हाथियों की पूजा भी की जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी राजधानी है बैंकॉक। बैंकॉक जो है वो चियान फार नदी के किनारे बसा हुआ है। थाईलैंड जो है, थाईलैंड, म्यांमार और लाओस, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं। गोल्डन ट्रायंगल मतलब जहां पर अफीम की खेती होती है, बहुत बड़ी मात्रा में ओपीएम की खेती होती है। कहां पर, बर्मा, थाईलैंड और लाओस में, ठीक है फ्रेंड्स। जो थाईलैंड है वो प्राकृतिक रबर के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान रखता है, ठीक है। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। थाईलैंड, कंबोडिया तो फिर भी कम है, लेकिन थाईलैंड हुआ, मलेशिया हुआ और इंडोनेशिया, ये 3 कंट्री रबर उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। और मैंने एक टॉपिक बताया आप लोगों को, सॉरी ये क्या हुआ यार, सॉरी फ्रेंड्स, हाँ ये ध्यान रखिएगा।
और जो थाईलैंड है इसको दक्षिण पूर्व एशिया का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट कंट्री में चलते हैं। नेक्स्ट कंट्री है लाओस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंट्री कौन सी है? लाओस है। लाओस एकमात्र दक्षिण एशिया में ऐसी कंट्री है, दक्षिण पूर्व एशिया में, जो कि लैंडलॉक है। एकमात्र कंट्री, वैसे हमारे एशिया में लगभग 10 कंट्री लैंडलॉक है, उसमें से एक है लाओस, और दक्षिण एशिया में एकमात्र ऐसी कंट्री है जो कि लैंडलॉक है। ठीक है, इसकी राजधानी वियंतिया है। लाओस को 1000 हाथियों का भूमि कहा जाता है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा लाओस के बारे में। लाओस को 1000 हाथियों का भूमि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कंट्री हमारा है, कौन है? वियतनाम। वियतनाम है। वियतनाम के बारे में 2-4 चीज जान लीजिए। एक फ्रेंड्स नदी बहती है, मेकोंग नदी, उसको एक बार दिखा दूं मैं। देखिए ये है मेकोंग नदी, ये है मेकोंग, ये है इरावदी, इरावदी, और ये है, 3 नदियां समानांतर बहती हैं। और मेकोंग जो नदी है वो चाइना से होते हुए लाओस, थाईलैंड और वियतनाम, कंबोडिया, इन 4 देशों में बहती है फ्रेंड्स। जो हमारी नदी है मेकोंग वो चाइना से होते हुए आती है और लाओस, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया, इन 4 देशों में बहती है। ठीक है, इस नदी के बारे में याद रखिएगा, कभी कभी इस नदी से क्वेश्चन आ जाता है कि इस नदी से, यह नदी किस किस देश से होकर बहती है। ठीक है, उसके बाद आपको बताया मैंने कि लैंडलॉक कंट्री है, यह भी क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि दक्षिण एशिया में एकमात्र लैंडलॉक कंट्री कौन सी है। ठीक है, जो वियतनाम है, यहाँ का एक महत्वपूर्ण शहर है हो चिन मी। हो चिन मी सिटी जो है वियतनाम की सबसे बड़ी सिटी है। एक्चुअली जो हो चिन मी है उनको अंकल हो के नाम से जाना जाता है। अंकल हो, वो एक फ्रीडम फाइटर थे और वियतनाम को आज़ाद कराने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ एक अन्नाम पर्वत आता है, वियतनाम के पूर्वी भाग में अन्नाम पर्वत आता है। ठीक, अन्नाम देखिए लिखा हुआ भी है, अन्नाम, इतना याद है सफिशिएंट है इतना वियतनाम के बारे में। नेक्स्ट जो हमारी कंट्री है उसका नाम क्या है? कंबोडिया। एक और चीज फ्रेंड्स देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे स्पार्टले द्वीप, उसके बाद पार्सल द्वीप, ये दोनों द्वीप किसके अंडर में आते हैं? वियतनाम के अंडर में आते हैं। लेकिन चाइना की एक कमी है, जो उसकी साम्राज्यवादी नीति है, वो क्या है कि कोई भी चीज़ हो वो अपना कहता है। तो सेम वही प्रॉब्लम यहाँ भी है, इन द्वीपों को ये चीन अपना कहता है कि ये मेरा है चाइना। ठीक है, तो ये द्वीप भी सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा द्वीप है? एक पार्सल द्वीप है और दूसरा कौन सा है? स्पार्टले द्वीप। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, ये साउथ चाइना सी में आते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। हम लोग बात कर रहे थे कंबोडिया के बारे में। कंबोडिया, ठीक है फ्रेंड्स, इसकी राजधानी कहाँ है? नामपेन है। क्या है? नामपेन। यहाँ का एक महत्वपूर्ण मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर, जिसे सूर्यवर्मन द्वितीय, जो कि भारतीय शासक थे, उन्होंने बनवाया था। ठीक है, इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, जो अंकोर वाट का मंदिर है उसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। ठीक, विश्व धरोहर में ये आता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लास समझ अच्छे से आया होगा। आज हम लोग 5 ही कंट्री पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कल हम लोग जो आगे की 5 कंट्री है उनके बारे में जानेंगे। एक ही बार में टोटल बता दूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा और कोई फायदा भी नहीं होगा, समझ में आना चाहिए। आई होप मैंने आज जितना बताया है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और नहीं आया तो एक बार क्लास को रिपीट कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल, और जो भी कंट्री बाकी बचे हुए हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, सिंगापुर, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए। धन्यवाद।